हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज जो आपका सेट है वह है सेट नंबर 107। एसएससी इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम में ये भी आया हुआ है। सन 2000 का ये एग्ज़ाम पेपर है। 2000 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, यानी कि आज से लगभग 19-20 साल पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं जहाँ पर आपको रेड पोर्शन के अंदर बतानी है कि एरर क्या है। कह रहा है कि दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी। गाइस, डिग्रीज जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जो कि आपकी एब्सोल्यूट डिग्री में आती हैं, जैसे कि आपका यूनिक हो गया, आपका एक्सीलेंट हो गया, यूनिवर्सल, इम्पॉसिबल, और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका सुपरलेटिव या कंपैरेटिव आप नहीं बना सकते। तो ऐसे कुछ शब्दों से पहले जितने भी हमारे एब्सोल्यूट डिग्री हैं, इनसे पहले आप लोग कभी भी मोर या फिर मोस्ट, इनके साथ में आप लोग देन, द आदि शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां पर द मोस्ट यूनिक की जगह आप इसे अ मोस्ट यूनिक कर दीजिए फिलहाल, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पहले सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए, यहाँ पे करेक्ट। यस गाइस, चलिए आगे देखिएगा। सेंटेंस नंबर 2 क्या कह रहा है कि दे वांटेड टू नो वेयर वॉज हिज हाउस। गाइस, अगर आप सेंटेंस में बीच में डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं तो ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को शो करता है, जो कि यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस के बीच में कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं आ सकता। ये स्ट्रक्चर आपका रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती। डब्ल्यू फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ सकती है अगर वो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा हो तो। ऐसी स्थिति में डब्ल्यू फैमिली से पहले कोई सॉलिड वाला नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं था। तो यहां सेंटेंस आपका बनेगा वेयर हिज हाउस वॉज। वेयर हिज हाउस वॉज, यानी कि आपका आंसर हो जाना चाहिए मेरी राय में बी, यहां पे पूरी तरह से करेक्ट। इफ आई हैव टाइम आई वुड हैव डन इट यस्टरडे। तो क्या उसने यहां पे सेंटेंस के अंदर अगर आप गौर कर रहे हो तो उसने लगाया है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इफ वाले पार्ट में जो रूल है वो ये है कि इफ हो, फिर सब्जेक्ट हो, एक अच्छे वाली वर्ब हैड हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि ये तो कंफर्म है कि दिया गया पार्ट आपका रॉन्ग है। आप इसे बनाएंगे इफ आई हैड, और अपनी तरफ से इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप लोग अब हैड। इफ आई हैड, क्योंकि ये हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला हैड आपका मेन वर्ब है। हैव की थर्ड फॉर्म में लगा के चल रहा हूं इसको। तो इफ आई हैड टाइम, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट पूरी तरह से। तो थर्ड सेंटेंस का आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे सी। यस गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है सेंटेंस नंबर 4। कह रहा है कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। यहां पर अंग्रेजी ग्रामर के अंदर वैसे तो रूल ये है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें टू के बाद जिरंड आया करती है, जो कि आपके फिक्स हैं, जो कि हमारे फिक्स हैं। उन्हीं में से एक है आपका लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू, यूज्ड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके बाद में हम लोग आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया करते हैं। तो यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद सी नहीं, सीइंग होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट। सेंटेंस नंबर 5 देखिएगा। कह रहा है कि द फायरमैन रेस्क्यू द चाइल्ड फ्रॉम द लैप ऑफ डेथ। फायरमैन ने बच्चे को बचाया मृत्यु की गोद से। मृत्यु की गोद से नहीं, मृत्यु के जाल से बच्चों। यस, तो यहाँ पे ट्रैप आपका आना चाहिए था, नॉट लैप। वैसे लैप माने होता है बच्चों गोद। क्या होता है लैप माने? गोद, माता की गोद, जिस पे आप लोग सोए होंगे बचपन में। इसीलिए बना है आपका एक वर्ड बड़ा प्यारा, लैपटॉप। क्या बना है आपका? लैपटॉप। लैप यानी कि गोद, टॉप मतलब ऊपर, गोद के ऊपर।
सेंटेंस नंबर 6 आपको बोल रहा है, कह रहा है कि अ बर्ड अ क्राइंग फेयरवेल टू ऑल हर फ्रेंड्स। सॉरी, बर्ड नहीं, माफी चाहूंगा, अब सी बिड, यहाँ पे शी बिड अ क्राइंग फेयरवेल टू ऑल हर फ्रेंड्स। तो यानी कि क्राइंग मतलब रोते हुए, एक तरह से कह सकते हैं, उसने विदा ली सभी अपने फ्रेंड्स से। तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस में देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे क्राइंग मतलब रोते हुए कहना चाह रहा है अ क्राइंग फेयरवेल, जबकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये आपका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक एडजेक्टिव की आवश्यकता है, यस, जो कि आपका टीयरफुल ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्राइंग का मतलब रोना और चिल्लाना दोनों होता है। तो यहाँ पे उसने चिल्लाते हुए रोते हुए विदा ली। यहाँ पर ऐसे नहीं, जब कोई विदा लेता है तो आंखें में आंसू उसके रहते हैं, लेकिन उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो रोते हुए विदा ली, टीयरफुल, मेरे राय में इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। 7 सेंटेंस में कह रहा है कि आई हैव स्पेंट द मनी लिटिल, द लिटिल मनी आई हैड। मैं लिटिल नहीं देख पा रहा था। अब यहाँ पे गाइस उसने लगाया है द लिटिल। यहाँ पर आपको 3 तरीके हैं इनको लगाने के। एक तो होता है आपका ओनली लिटिल, जो कि लगता है नेगेटिव सेंस के लिए। दूसरा है हमारा अ लिटिल, जो कि लगता है थोड़े बहुत के लिए। और तीसरा है हमारा द लिटिल ही। द लिटिल की एक खास बात है बच्चों, द लिटिल जो है हमारा हमेशा कंपाउंड सेंटेंस में लगता है। किस में लगता है? कंपाउंड सेंटेंस में, यानी कि कम से कम 2 सेंटेंस होने चाहिए तो ही आप द लिटिल लगा सकते हैं। सिंगल सेंटेंस में आप उसे नहीं लगा सकते। यस, यहाँ 2 ही सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब, जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 2 सेंटेंस हैं। यहाँ पे द लिटिल का होना सही है। द लिटिल का ऐसे में मतलब होता है जो बचा सब कुछ, जो बचा सब कुछ। तो यानी कि ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट है। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डी, नो इम्प्रूवमेंट। क्या आंसर हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। चलते हैं आगे सेंटेंस नंबर 8 पर। कह रहा है कि दिस इज द जेंटलमैन हुज ऑल सन्स आर इन द आर्मी। ये वही जेंटलमैन है जिसके सभी बच्चे जो है आर्मी में है। तो यहां पर जेंटलमैन के लिए उसने हुज का इस्तेमाल किया, जो कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हुज ऑल सन्स, तो यानी कि ये भी आपका पूरी तरह से ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि सेंटेंस में है कोई गड़बड़ी। ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से करेक्ट ही है। ओके गाइस, तो इसको कहूँगा मैं नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यहाँ पे करेक्ट। चलते हैं आगे। कह रहा है कि ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वॉज इमीडिएटली एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। उसका एक्सीडेंट हुआ और उसको तुरंत हॉस्पिटल में जो है एडमिट करा दिया गया। अब गाइस यहाँ पे एक गड़बड़ी हो सकती है, वो ये है कि हॉस्पिटल से पहले दा ना लगाया जाए। देखिए ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिनका इस्तेमाल, जैसे कि आपका हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, प्राइजन, जेल, अगर आप यहाँ पर उसी काम करने के लिए जा रहे हैं जिस काम के लिए ये बिल्डिंग्स बनी हैं, तब आपको उन बिल्डिंग से पहले दा नहीं लगाना होता है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर सेंटेंस में हॉस्पिटल से पहले दा नहीं आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो फिलहाल एडमिटेड टू हॉस्पिटल ओनली होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10, कह रहा है कि हिज मदर आस्क हिम व्हेन विल ही हैव हिज लंच। गाइस यहाँ पे पहली बात तो ये, मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट चलेगा, और पास्ट चल रहा है तो पूरा पास्ट ही चलेगा। यहाँ सेंटेंस में उसने आस्क्ड सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, जबकि आगे विल, जो कि होना चाहिए था वुड, का इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि फिलहाल ये रॉन्ग तो है, रॉन्ग तो कंफर्म है, ये तो दिख गया मुझे साफ। दूसरी गड़बड़ी ये थी कि डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं आएगी, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। यस, तो व्हेन ही वुड हैव ये होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर जो प्रॉपर रहेगा वो रहेगा आपका सी करेक्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पर
मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से पूरे 10 सेंटेंस जो कि आपके सेट नंबर 107 में थे मैंने आपको फिनिश करवाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेट पसंद आया होंगे। अभी फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।